हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर आपने जो जो स्वप्न संजोए हैं उन स्वप्नों को पूरा करने में लग जाइए। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मुगल कालीन अर्थव्यवस्था की और इसमें हमने बात की राजस्व व्यवस्था की। और राजस्व व्यवस्था में हम हमारी पिछली क्लास में बात कर रहे थे आईने देहशाला की। तो आईने देसाला से आपका पहला सा एक बेसिक सा एक प्रश्न बनता है कि आईने देसाला व्यवस्था कब प्रारंभ की गई। तो 1580 में। इसके उपनाम क्या क्या हम चर्चा कर चुके। वैसे इसी को जाब्ती व्यवस्था बोलते हैं। जाब्ती का एक विकसित रूप था ये। इसी को बंदोबस्त अर्जी कहा जाता है और इसी को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। तो देखिएगा कि 1580 ईस्वी में लागू की गई। इसके उपनाम की यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा कि जाब्ती, इसी को बंदोबस्त अर्जी, और इसी को टोडरमल व्यवस्था, ठीक है। कौन कौन से इसके अन्य नाम है? तो जाब्ती है, बंदोबस्त अर्जी है, टोडरमल व्यवस्था है, ठीक है ना। इसके ये अलग अलग और नाम है। क्या है ये? वस्तुतः ये जाब्ती प्रणाली का विकसित स्वरूप था। मतलब जाब्ती में जो जो कमियां थी उन कमियों को पूरा करके एक तरीके से इसका ही जो है प्रमोशन कर दिया गया है एक तरीके से। तो याद रखिएगा कि जाब्ती प्रणाली का विकसित स्वरूप था। जाब्ती प्रणाली का विकसित रूप था। ठीक है। दूसरी बात, क्या क्या चीजें कैसे? तो देखिएगा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस व्यवस्था में पिछले 10 वर्षों पिछले 10 वर्षों की उपज उपज तथा उन 10 वर्षों के दौरान उपज के प्रचलित मूल्य का औसत निकाला जाता था। औसत निकालकर उस पर 1/3 भाग राजस्व लगाया जाता, राजस्व लिया जाता था।
अगली बात कि राजस्व नगद के रूप में लिया जाता था। राजस्व किस रूप में? नगद के रूप में इसमें राजस्व लिया जाता था। पिछले 10 वर्षों की कितनी उपज हुई है और उस उपज में उस 10 वर्षों के दौरान उसका क्या मूल्य प्रचलित था, उस मूल्य का दोनों का औसत निकालते थे, उपज और उसका मूल्य का, और उसके बाद में उसका 1/3 भाग जो है वो राजस्व के रूप में लिया जाता था। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक भारत में जब हम ब्रिटिश भारत की बात करेंगे तब मैं आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, जो कि कैप्टन रीड और बाद में मुनरो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक तरीके से ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। आईने देसाला किसका स्वरूप माना जा सकता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था का। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, आगे बहुत इसका डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग में ये सेट रखिएगा कि रैयत का मतलब ही होता है किसान। रैयत धन वाड़ी, वाड़ी का मतलब व्यवस्था और रैयत का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसान। तो एक तरीके से सीधे सीधे किसान जो था वो अपना राजस्व जमा करवाने के लिए उत्तरदायी होता था। इसका मतलब यह है कि भूमि का जो स्वामी था वो भूमि का स्वामी कौन? किसान। और उस भूमि से जो उसकी उपज होती थी उस उपज का 1/3 भाग, लेकिन किस आधार पर? पिछले 10 वर्ष और इस 10 वर्ष के कुल टोटल जितनी उपज हुई है उस उपज का क्या प्रचलित मूल्य रहा, उसका 1/3 भाग जो है सीधे सीधे क्या किस रूप में दे देता था? राजस्व के रूप में दे देता था। तो आईने देसाला एक प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जहां किसान सीधे सरकार को राजस्व जमा करवाता था। तो नोट लगा के एक बार लिख रहा हूं मैं, नोट कि रैयतवाड़ी, माफ कीजिएगा, आईने देसाला आईने देसाला एक प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। जहां किसान सीधे सीधे सरकार को अपना राजस्व जमा कराता था। सीधे सीधे सरकार को अपना क्या करवा देता था? राजस्व जमा करवा देता था, और बीच में कोई भी बिचौलिया होता नहीं था। तो सबसे बड़ी बात तो क्या हुई, क्योंकि जाब्ती प्रणाली का एक दोष था पहले, क्योंकि किसान की बजाय या तो जो सूबेदार होता था और सूबेदार के अधीन जो दीवान होते थे, जैसे अमल गुजार की हमने बात की, आमिल की हमने बात की, तो वो लोग राजस्व उगाही करते थे। वो उस स्थिति में क्या करते थे कि वो बीच में राजस्व खा जाते थे किसानों से, और जितना राजस्व आना चाहिए था उतना राजस्व भी जो है सरकार के पास में आता नहीं था। सरकार का मतलब यहाँ मुगल काल से है, मुगल प्रशासन से है। आ गई बात समझ में? तो इससे क्या होता था कि किसानों का भी नुकसान होता था, भाई किसानों से कई बार ज्यादा भी वसूल लिया जाता था। और दूसरा चीज ये होता था कि सरकार को जितना आय होना होती थी वो उतनी आय हो ही नहीं पाती थी किसी भी रूप में। तो इस प्रकार से दोनों ही नुकसान थे। तो यहाँ पर एक तरीके से ये रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थापित कर दी गई। रैयतवाड़ी मतलब सीधे सीधे उस जमीन का अधिकारी, भूमि का जो अधिकारी है वो किसान है, और किसान ही सीधे सीधे जाकर के सरकार में क्या करेगा? राजस्व जमा करवाएगा। अब इस व्यवस्था के तहत किसानों को कुछ सुविधाएं भी दी जाती थी। केवल ध्यान रखना इस चीज का कि किसानों को अग्रिम ऋण दिया जाता था।
पहली बात, जैसे अकाल पड़ गया, क्या हो गया, अकाल पड़ गया। और अकाल पड़ने की स्थिति में जब अगली बार अच्छी फसल होगी तो पिछली बार क्योंकि कोई पैदावार हुई नहीं थी, तो किसान के पास में पैसा कहां से आएगा, अनाज कहां से लेके आएगा, खाद कहां से लेके आएगा, बाकी की उसकी जो वहां पर लाग मजदूरी जो होती थी वो उसकी व्यवस्था कहां से करेगा। तो इस स्थिति में क्या दिया जाता था कि किसानों को सुविधाएं दी गई कि आप अग्रिम ऋण ले सकते हैं। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस पहलू इस व्यवस्था का क्या था कि यदि फसल खराब हो जाए, यदि फसल खराब हो जाए तो फसल खराब हो जाने पर जो वसूली की जाती थी राजस्व की उसमें भी छूट दे दी जाती थी। जैसे अतिवृष्टि हो गई, भाई अकाल वाली स्थिति में तो कुछ है ही नहीं, उगा ही नहीं तो देगा कहां से। लेकिन बड़ी बात क्या, यदि अतिवृष्टि हो गई, फसल खराब हो गई किसी कारणवश से, तो उस स्थिति में जो राजस्व वसूला जाता था उस राजस्व वसूली में भी क्या कर दी जाती थी, छूट दे दी जाती थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी आईने देसाला की। इससे पहले ये इस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। यदि हम बात करते हैं इस आईने देसाला व्यवस्था की कि कहां कहां पर लागू किया गया, तो याद रखना कि प्रारंभ में इस आईने देसाला को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। कितने प्रांतों में, 8 प्रांतों में लागू किया गया था। 8 प्रांत कौन कौन से, इलाहाबाद, आगरा, अवध, अजमेर, मालवा, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान। ये 8 प्रांत ऐसे थे जहां पर इस रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर हम बात करें आईने देसाला व्यवस्था, इस आईने देसाला व्यवस्था को वहां पर इन 8 प्रांतों में क्या किया गया बेटा जी, लागू किया गया। ये ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा कि इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को सुविधाएं क्या क्या थी उसकी बात कर लेते हैं। किसानों को सुविधाएं क्या, नंबर 1, तो किसानों को अग्रिम ऋण दिया जाता था। किसानों को अग्रिम ऋण दिया जाता था। ठीक है। दूसरी बात, फसल खराब हो जाने पर वसूली में छूट दी जाती थी। अगली बात कि प्रारंभ में इस व्यवस्था को, प्रारंभ में इस व्यवस्था को लागू किया गया। कौन कौन से 8 स्थान है, तो देखिएगा। ये 8 स्थान में यहां पर लिख रहा हूं। इलाहाबाद, आगरा, आगरा के बाद यदि बात करें अवध, अजमेर, मालवा, दिल्ली, लाहौर
और मुल्तान। ठीक है, तो ध्यान देना कि किसानों को एक तो क्या क्या सुविधाएं, किसानों को अग्रिम ऋण दिया जाता था, फसल खराब होने पर वसूली में छूट दी जाती थी, और प्रारंभ में इस व्यवस्था को 8 प्रांतों में लागू किया गया। 8 प्रांत कौन कौन से हैं? देखो, इलाहाबाद है, आगरा है, अवध है, अजमेर है, मालवा बोले तो एमपी, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान, ये प्रांत ऐसे थे जहां पर आईने देहशाला प्रारंभ की गई। अगली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि आप बड़ा एग्जाम देते हैं, इट मीन्स फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं या रीट एसएसटी टीचर भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आरएस के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि टोडरमल व्यवस्था में कितने चरण होते थे। पहला बेसिक सा साधारण सा प्रश्न था कि टोडरमल व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? 1580 में। किसानों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती थी? बता दिया मैंने। किसका विकसित स्वरूप था? जाब्ती का। किस प्रकार की व्यवस्था कह सकते हैं टोडरमल व्यवस्था या आईने देहशाला को? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कह सकते हैं। कितने प्रांतों में लागू की गई? ये एक एक प्रश्न है, आपका ध्यान रखना। ये कितने प्रांतों में लागू की गई? 8 प्रांतों में लागू की। ठीक है, और ज्यादा यदि कोई डिफिकल्ट बना लेगा आप प्रश्न को तो नाम पूछा जा सकता है, बाकी ये साधारण साधारण आपके बेसिक से प्रश्न आपके बनते हैं। दूसरा, यदि हम बात करते हैं तो फिर ये पूछा जा सकता है कि टोडरमल व्यवस्था के में कौन कितने चरण थे? तो 5 चरण थे। याद रखिएगा कि टोडरमल व्यवस्था के अंतर्गत तहत टोडरमल व्यवस्था में 5 चरण होते थे। ये 5 चरण कौन कौन से हैं? केवल और केवल समझना है, ध्यान देना पहले, और फिर मैं ये सारे लिखूंगा। पहला चरण कौन सा? भूमि का माप किया जाता था, और भूमि माप के लिए मैंने कहा कि सन की जरीब के स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग किया गया अकबर के द्वारा, क्योंकि बांस की जरीब में किसी भी प्रकार की कोई भी सर्दी या गर्मी होने पर भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती थी। आगे बात समझ गए? सन या रस्सी जो पहले प्रयोग की जाती थी वो सर्दी में क्योंकि सिकुड़ जाती है और गर्मी में वो फैल जाती है, तो उसमें त्रुटि होती थी, भूमि का सही तरीके से माप हो नहीं पाता था। तो पहला इसका चरण था भूमि का माप। दूसरा, भूमि का माप होने के बाद में उस भूमि का वर्गीकरण किया जाता था अलग अलग आधार पर कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र किस प्रकार का है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है या नहीं है, किस प्रकार की भूमि है, उस भूमि के प्रकार की भी हम बात करेंगे आगे। तो पहला भूमि का माप, दूसरा भूमि का वर्गीकरण, तीसरा जब वर्गीकरण हो जाता था तो भू राजस्व का निर्धारण कर लिया जाता था। भू राजस्व का क्या कर लिया जाता था? निर्धारण कि ये इतना भू राजस्व हमें लेना है। वस्तुतः 1/3 भू राजस्व यहां से लिया जाता था। फिर जो आपने भू राजस्व का निर्धारण किया है उस भू राजस्व का अनाज से नगद में रूपांतरण। अनाज से नगद में रूपांतरण का मतलब क्या है? मैंने आपको कहा कि पिछले 10 वर्षों का एक औसत मूल्य निकाला जाता था कि किस प्रकार से उसका उपज का मूल्य था। इस मूल्य के आधार पर प्रति क्विंटल या प्रति टन, वस्तुतः प्रति क्विंटल होता था, मण भी आपने इकाई सुना होगा, मण का भी प्रयोग किया जाता था। तो इस आधार पर उस उतने मण या इतने क्विंटल या इतने टन अनाज का कितना मूल्य बैठता है, उससे क्या किया जाता था कि भू राजस्व का अनाज से नगद में रूपांतरण, मैंने कहा ना नगद में लिया जाता था केवल। तो इतना जो अनाज मेरे राजस्व के रूप में आना चाहिए, मुझे इतना राजस्व मिलना चाहिए, उसका मूल्य कितना होगा वो मूल्य निर्धारित करके वो ले लिया जाता था। और वो निर्धारण करने के बाद में उस राजस्व को एकत्रित करने वाली विधि अर्थात सरकारी मशीनरी या अधिकारी कौन कौन होंगे जो उस राजस्व को निर्धारित करेंगे। ये 5 चरण थे।
5 चरण थे। देखिएगा 5 चरण। पहला भूमि माप, नंबर 1 भूमि माप, नंबर 2 भूमि का वर्गीकरण, फिर भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का निर्धारण, नंबर 4 कि भू राजस्व का अनाज से नगद में रूपांतरण, अनाज से नगद नारायण है ना, नगद में रूपांतरण, और नंबर 5 कि राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी, भू राजस्व एकत्रित करने की विधि या हम कह सकते हैं कि सरकारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी बोले तो बेटा कौन? अधिकारी जो भू राजस्व का वसूल करेंगे, भू राजस्व वसूलेंगे किसानों से सीधा सीधा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये 5 जो हमने बात की, ये 5 चीजें होती थी, ये 5 इसके मापदंड थे। कौन कौन से? देखिएगा, भूमि का माप, भूमि का वर्गीकरण, भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का अनाज से नगद के रूप में रूपांतरण किस प्रकार से, और फिर भू राजस्व एकत्रित करने की विधि या सरकारी मशीनरी जो अधिकारी होते थे। आप लोगों को पता है कि केंद्र में, सेंटर में आप लोगों को पता है कि दीवान एक कुल। फिर हमने प्रांतों की बात करी थी, सूबे, सूबों में विभाजित किया था हमने। अलग अलग सूबों की भी चर्चा की कि किस प्रकार से किस शासक के शासनकाल में सूबों की संख्या मैंने आप लोगों को बता दी थी। वहां पर सूबाई दीवान, सरकार में अमलगुजार, परगना में आमिल, गांव में पटवारी, ये लोग होते थे जो राजस्व वसूलने का कार्य करते थे। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये पहली विधि थी आईने देहसाला। याद रखिएगा कि प्रति बीघा जो राजस्व वसूला जाता था, इस प्रति बीघा राजस्व को दस्तूर उल अमल कहा जाता था। नोट, कैसे याद रखोगे कि दस्तूर था? क्या था? दस्तूर था। प्रति बीघा राजस्व को क्या कहा जाता था? दस्तूर उल अमल। प्रति बीघा राजस्व को दस्तूर उल अमल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दस्तूरुल अमल कहा जाता था। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। याद रखना बेटा कि आईने देहसाला के अलावा, आईने देहसाला के अलावा मुगल काल में और भी कई जो है पद्धतियां थी, कई प्रणालियां थी जिसके द्वारा राजस्व वसूला जाता था। केवल दिमाग में रखना है। गल्ला बंटाई या गल्ला बख्शी,
या जिसे दक्षिण में भावली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भावली। क्या था गल्ला बख्शी, क्या था गल्ला बंटाई, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सरकार और किसान खेत है। क्या है? खेत है। समझना, सरकार है, सरकारी व्यक्ति है, इसका मतलब सरकार है। चाहे केंद्र में है तो दीवान ए कुल, सूबे में है तो कौन आएगा बेटा जी? सूबाई दीवान। इसी प्रकार से जो जो राजस्व के वसूलने वाले अधिकारी थे वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होते थे। ये किसान का खेत है, ये किसान है, इस चीज को समझना। कई बार यहां से प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ये किसान है। क्या किया जाता था? सरकार और किसान के मध्य फसल जो इसमें हो रही है, ये जो मेरा खेत है, इसमें जो फसल हो रही है, इस फसल का निश्चित अनुपात में बंटवारा कर लिया जाता था। निश्चित अनुपात में क्या कर लिया जाता था? बंटवारा कर लिया जाता था कि ये आपकी फसल है, इस फसल का ये वाला भाग तो मेरा होगा और ये वाला भाग आपका होगा। अब निश्चित अनुपात कैसे? मान लो कि ये वाला भाग तो सरकार का होगा और ये वाला भाग किसका होगा? किसान का होगा। एक चीज फिक्स कर ली जाती थी, लेकिन इसकी 3 विधियां थी। 3 प्रकार से ये अनुपात फिक्स किया जाता था। कैसे कैसे? ध्यान से सुनना बेटा। पहला जो था वो था खेत बंटाई। पूरे के पूरे खेत को बांट लेते थे कि भाई ये पूरा जो तेरा खेत है, इस खेत में जितना तूने फसल बोया है, अभी जैसे फसल या तो बोने से पहले, है ना, ये फसल तूने बो दी, ये वाला भाग मेरा और ये वाला भाग तेरा। आगे बात समझ में क्लियर है? दूसरा इसमें होता था लंक बंटाई। लंक बंटाई का मतलब यह है कि जब आपका अनाज हो गया, जब आपका अनाज हो गया, आपने फसल उगा ली, जैसे गेहूं की फसल उगाई आपने, और गेहूं के जो गांठ बनती थी बाद में, काटने के बाद में गांठे बनाते ना हम, तो उस लंक बंटाई, वो लंक बंटाई कहलाती थी कि ये इधर वाले पूले तो मेरे, इधर वाली गांठें तो मेरी और इधर वाली गांठें तेरी। इसको क्या बोला जाता था? लंक बंटाई बोला जाता था। चलिए, 2 काम। तीसरा काम कैसे होता था? रास बंटाई। क्या चीज बेटा जी? रास बंटाई। रास बंटाई का मतलब क्या था? रास बंटाई का यह मतलब था कि जब अनाज निकाल लिया जाता था, अनाज निकाल लिया जाता था और अनाज का जैसे ढेर लगा दिया, अनाज का ढेर लगा दिया, इस प्रकार से अनाज का ढेर लगा दिया, ये ढेर लग गया आपका अनाज का, और इस ढेर में ये लो साहब रास हो गई, ये आधा तेरा और ये वाला भाई तेरा। तो 3 प्रकार से होती थी खेत बंटाई, सीधे सीधे पूरे खेत के आधार पर, ठीक है। दूसरा लंक बंटाई, जब आपने फसल काट ली, फसल काट ली और उसकी गठरी बना दी आपने, तो उन गठरियों की बंटाई हो जाती थी कि ये गठरियां इधर वाली तेरी और ये गठरियां मेरी। तीसरा चीज इसका क्या? रास बंटाई, मतलब अनाज निकालने के बाद, क्या चीज बेटा? अनाज निकालने के बाद में जो है अनाज जो होता था उसके आधार पर जो बंटाई होती थी वो क्या कहलाती थी? आपकी लंक बंटाई कहलाती थी। चलिए मैं लिख देता हूं। भू राजस्व वसूलने की अन्य विधियां। कौन कौन सी बेटा? गल्ला बख्शी, गल्ला बख्शी, या इसी को हम क्या बोलते थे? गल्ला बंटाई। क्या? गल्ला बंटाई। दक्षिण भारत में इसको भावली भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, इसी को क्या कहा जाता है? भावली। क्या कहा जाता है इसको? भावली भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है कि भावली किसे कहा जाता है, तो गल्ला बख्शी या गल्ला बंटाई। ठीक है, क्या होता था?
इसके तहत सरकार व किसान के मध्य फसल का निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था। इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से बेटा? नंबर 1 खेत बंटाई, नंबर 2 लंक बंटाई, और नंबर 3 रास बंटाई। कैसे? खेत बंटाई फसल बोने के समय, लंक बंटाई फसल काटने के बाद, गठरी जिसे बोलते हैं गठरी बनाने के बाद, और अनाज निकालने के बाद। अनाज निकालने के बाद तो ये 3 प्रकार से इसमें क्या होती थी, ठीक है। अब इसकी महत्वपूर्ण बात क्या कि इसमें एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो। क्या रख सकते हो? जैसे नकदी फसलें जो होती थी ना, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, है ना। कपास और गन्ना इस प्रकार की जो नकदी फसलें थी उनमें केवल और केवल नगद में ही लिया जाता था। उनकी खेत बंटाई, लंक बंटाई या रास बंटाई नहीं होती थी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। कुछ हम मुगल कालीन भूमि का बात करने वाले हैं। ठीक है, मुगल कालीन भूमि। देखो बेटा, प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है क्या कि खेत बंटाई, लंक बंटाई और रास बंटाई किसका भाग है? गल्ला बख्शी का। इसे ही क्या कहा जाता है? भावोली कहा जाता है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इनका ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, मुगलकालीन भूमि। तो मुगलकालीन भूमि में विशेष प्रकार की 4 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। पहला पोलज। पोलज से याद रखना प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष बोई जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? पोलज। अभी पिछले फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछ लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 पे यदि हम बात करते हैं तो प्रति जो है 1 साल के अंतराल के बाद, कितने? 1 साल के अंतराल के बाद में बोई जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? प्रति कहलाती थी। चच्चर 3 या 4 वर्ष छोड़ करके बोई जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? चच्चर कहलाती थी। और बंजर 5 वर्ष से अधिक समय से जो जहां पर कोई अनाज बोया ही नहीं गया हो, वो भूमि क्या कहलाती थी? बंजर कहलाती थी। याद रखिएगा कि हमने दूसरा जो पॉइंट पढ़ा था आईने देसाला का, मैंने कहा था भूमि का वर्गीकरण।
भूमि का वर्गीकरण, तो भूमि के वर्गीकरण में ये 4 प्रकार की भूमियां विशेष प्रकार से थी बेटा, याद रखना। पोलज, जहां प्रतिवर्ष बोई जाने वाली भूमि पोलज कहलाती थी। दूसरा परती, एक वर्ष छोड़ करके, एक वर्ष के अंतराल के बाद में जहां पर भूमि को बोया जाता था वो परती। चच्चर, चच्चर में याद रखना 3 या 4, 3 या 4 वर्ष छोड़ करके बोई जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? चच्चर। और बंजर, बंजर है भाई सब, बंजर है। बंजर का मतलब तो बंटाधार, ठीक है। तो 4 प्रकार की भूमियां विशेष रूप से, 4 प्रकार की भूमि, ठीक है। कौन कौन सी? नंबर 1 पोलज, नंबर 2 परती, नंबर 3 चच्चर और नंबर 4 बंजर, ठीक है। देखिएगा, पोलज प्रति वर्ष बोई जाने वाली भूमि, ठीक है। नेक्स्ट, एक वर्ष छोड़कर बोई जाने वाली भूमि, नंबर 3 चच्चर, 3 या 4 वर्ष छोड़कर बोई जाने वाली भूमि। और बेटा जी याद रखना, बंजर तो 5 वर्ष से अधिक समय से जो बोई नहीं गई हो, याद रखिएगा एक बात, महत्वपूर्ण बात, कि बर्नियर के अनुसार समस्त भूमि का स्वामी बादशाह होता था। संपूर्ण भूमि का जो अंतिम रूप से जो स्वामी होता था वो कौन होता था? बादशाह होता था। बादशाह की इच्छा पर चलता था, जब चाहे तब किसी से भी जो है छीनी जा सकती थी। आगे बात समझ क्लियर है? देखो ध्यान से सुनना, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या तथ्य? कि शाहजहां के शासनकाल में भू राजस्व एकत्रित करने के लिए ठेकेदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, और इसी ठेकेदारी प्रथा को इजारा प्रणाली भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, ठीक है। या तो भूमि से आपका प्रश्न एक आता ही आता है ना। ठेकेदारी व्यवस्था या इजारा प्रणाली किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? तो याद रखिएगा कि शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के शासनकाल में ठेकेदारी या इजारा प्रणाली जो है प्रारंभ की गई थी। और शाहजहां के काल में ही
राज्य की 70% भूमि जो थी वो जागीर के रूप में दे दी गई थी। किसके रूप में? जागीर के रूप में, जागीरदारों को दे दी गई थी। और बर्नियर यहां पर एक कथन लिखता, देखो ये जो इतिहासकार बर्नियर जो थे ये वस्तुतः शाहजहां के शासनकाल में 1658 ईस्वी में भारत आए थे। उत्तराधिकार संघर्ष जब हुए थे शाहजहां के शासनकाल के अंतिम समय में, तो इन उत्तराधिकार संघर्ष में जब दोराई का युद्ध लड़ा गया जो कि अजमेर में अप्रैल 1659 ईस्वी में, इस दोराई युद्ध में जब दारा सिकोह पराजित हो गया था, तो बर्नियर एक कथन लिखता है कि दारा सिकोह को जो है अपने हाथों से मारते हुए औरंगजेब को उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ये वही बर्नियर है, और ये वही बर्नियर है जो एक कथन कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के। क्या कथन कहता है? वो कहता है कि भारत एक अथाह सोने का गड्ढा है, जहां संपूर्ण विश्व में सोना भ्रमण करके वापस यहीं पर लौट आता है। आने के लिए जगह तो है लेकिन जाने के लिए जगह नहीं है। तो इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का भी उल्लेख करता है आपका कौन? बर्नियर। ठीक है, बात क्लियर होगी? तो याद रखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ लिख रहा हूं। हाँ, तो बर्नियर कथन की बात कर रहा था, माफ करना दिमाग से मैंने सोचा बता दिया। हाँ, तो बर्नियर ने क्या लिखा? बर्नियर ने एक बात लिखी। बर्नियर ने क्या बात लिखी कि जमीन का एक टुकड़ा लेकर के किसान कृषि करता था शाहजहां के शासनकाल में, तो शाहजहां उसके ऊपर बहुत ज्यादा अधिक कर लगा देता था, और इतने कर लगा देता था कि किसान की हालत खराब हो जाती थी और किसान को जमीन छोड़ करके भागने पर बाध्य हो जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भाई शाहजहां ने तो स्थापत्य कला के ऊपर ज्यादा जोर दिया। एक ताजमहल की यदि हम कीमत की बात कर लें तो 9 करोड़ उस समय। अब आप सोचिए कि कितना पैसा लगाया गया था। केवल और केवल ताजमहल जो कि मुमताज के लिए बनाया गया था, उस पर 9 करोड़ रुपए का खर्च आया था उस समय, उस जमाने में। तो आप सोच लीजिएगा कि इतना पैसा आएगा कहां से? भाई राजस्व से आएगा। तो शाहजहां ने किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगा दिए थे, और कर लगाने के कारण किसान बेचारे बदहाल होकर के जमीन छोड़ करके भागने लग गए थे। ये बात शाहजहां के काल में प्रचलित होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, क्या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है? देखिएगा कि शाहजहां के काल में भू राजस्व एकत्रित करने हेतु ठेकेदारी प्रथा प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट बनता है ये। प्रारंभ की गई, जिसे इजारा प्रणाली कहा जाता था। जिसे इजारा प्रणाली कहा जाता था। शाहजहां के काल में ही, शाहजहां के काल में ही राज्य की 70% भूमि जागीर के रूप में
जागीर के रूप में जागीरदारों को दे दी गई। ठीक है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगली कौन सी बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना बेटा, कि शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां, और इस मुर्शिद कुली खां ने दक्कन में टोडरमल की भांति राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की, और इसीलिए मुर्शिद कुली खां को दक्कन का टोडरमल कहा जाता है। ये याद रखना बेटा, मुर्शिद कुली खां को दक्कन का टोडरमल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण भारत में उसे वहां का दीवान नियुक्त किया गया था, और इसीलिए उसने टोडरमल की भांति वहां दक्षिण भारत में भी वही व्यवस्था लागू की जो 1580 में टोडरमल व्यवस्था लागू की गई थी। इसीलिए शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां को दक्कन का टोडरमल कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां ने दक्कन में या दक्षिण में टोडरमल की भांति राजस्व व्यवस्था लागू की, अतः इसे अंडरलाइन कर लेना और वेरी मोस्ट कर लेना इसको। अतः इसे दक्कन का टोडरमल कहा जाता है, मुर्शिद कुली खां को। ठीक है, दक्कन का टोडरमल कहा जाता है। दक्कन का टोडरमल कहा जाता है किसको? मुर्शिद कुली खां को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका तथ्य बन जाता है, इसके रूप में विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली राजस्व व्यवस्था की। अब इसी में हम लोग और चर्चा करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा। मुगल काल में भूमि के अलावा राजस्व के और भी कई अन्य स्रोत थे। विशेष प्रकार से जो कर लगाए जाते थे मुगल काल में, कौन कौन से? तो जजिया, जकात। जजिया जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, हिंदुओं से वसूला जाने वाला कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जो कि उनकी कुल आय का 2.5%, 2.5% उनसे लिया जाता था। तीसरा महत्वपूर्ण जो था वो था खुम्स। खुम्स का मतलब ये था युद्ध में लूट का हिस्सा। अब यहां पर एक विशेष बात याद रखनी है कि जो युद्ध में जो लूट होती थी, उस लूट पर राज्य का पूर्णतः अधिकार था। सैनिकों का उसमें कोई अधिकार नहीं था। सैनिकों को मुगल काल में नगद वेतन दिया जाता था। आईने जहांगीरी, और आईने जहांगीरी में जहांगीर ने जैसे ही उसका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने के उपरांत उसने कुल 12 नियम बनाए, 12 घोषणाएं की, जिसे आईने जहांगीरी कहा जाता है। इसी आईने जहांगीरी में उसने उत्तराधिकारी से संबंधित कुछ नियम बनाए।
और उसमें एक बात लिखी कि यदि किसी व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसकी संपूर्ण जो संपत्ति है वो सीधे सीधे राज्य में जमा करवा दी जाएगी और उसका प्रयोग राज्य के हित में किए जाने वाले कार्यों में लगाया जाएगा। और वहां पर एक कानून बनाया गया जिसका नाम था राजगामिता कानून। इस राजगामिता कानून के तहत ऐसा व्यक्ति जो कि बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था उसकी समस्त संपत्ति राज्य में मिला दी जाती थी। एक और कर जो था वो था नजर। नजर की बात है। नजर मतलब बादशाह को दिया जाने वाला नजराना क्या कहलाता था? नजर कहलाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आय के प्रमुख, आय के अन्य स्रोत, जजिया, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर, नंबर 2 ज़कात, मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर, मुसलमानों की कुल आय में से, मुसलमानों की या मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर। याद रखिएगा बेटा कि कुल आय का 2.5%, कुल आय का 2.5% तक वसूला जाता था। नंबर 3 खुम्स, युद्ध की लूट, नंबर 4 नजराना, बादशाह को दी जाने वाली नगद भेंट, इसे नजर भी कहा जाता था। एक शब्द और याद रख सकते हैं आप इसी के साथ, पेशकश। ये महत्वपूर्ण है। क्या होता है पेशकश? बस ये लास्ट बिंदु है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में कुछ चीजें। पेशकश क्या था? तो पेशकश याद रखना कि जो अधीनस्थ राजा हुआ करते थे, अधीनस्थ राजा और जो मनसबदार होते थे, वो मनसबदार मतलब माफ कीजिएगा कि जो अधीनस्थ राजा वे मनसबदारों द्वारा जो भेंट दी जाती थी राजा को, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, है ना, मनसबदार और अधीनस्थ राजाओं द्वारा जो नगद भेंट दी जाती थी बादशाह को, वो पेशकश कहलाती थी। अधीनस्थ राजाओं वे मनसबदारों द्वारा बादशाह को दी जाने वाली नगद भेंट, बादशाह को दी जाने वाली नगद भेंट। अब आपके एक दिमाग में चीज आ रही है, मुझे पता है ना,
और उसका भी मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ। आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर सर नजराना और पेशकश में क्या फर्क है? नजराना कोई भी प्रस्तुत कर सकता था, नजराना कोई भी प्रस्तुत कर सकता था बेटा। नजराना मतलब कोई भी व्यक्ति जो धनी वर्ग का से संबंधित होता था वो भी दे सकता था, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी नजराना दे सकता था। लेकिन पेशकश केवल अधीनस्थ राजा जो होते थे और मनसबदार जो होते थे वही क्या देते थे? पेशकश देते थे। आ गई बात समझ में? क्लियर है प्यारे साथियों? तो ये हमने बात कर ली मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।